are starting with a new chapter called Security in the Contemporary World. And this is from the first book. हमारी जो first book है ये उसमें से है. And you know कि what is the meaning of security? Normally अभी हम लोग कभी भी बात करते हैं when we talk about countries, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि यूके के सॉरी उसमें यूके में यस yesterday France they were having some riots because of the elections. Then यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर, इजराइल वाला जो एक सिचुएशन. तो व्हेन अ कंट्री या फिर एक एरिया जो है इट फील्स थ्रेट फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सटर्नल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी. बट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी, इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड. तो अगर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी इन द अर्लियर पीरियड, मतलब लेट अस गो टू सम व्हाट थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री के अंदर, और अर्लियर पीरियड को अगर हम देखेंगे ना तो उस वक्त में सारी की सारी कंट्रीज को एक ही प्रॉब्लम रहती थी और वो ये था कि द कंट्रीज हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर नेबर्स, फ्रॉम द पावरफुल एरियाज. दैट वाज द फर्स्ट, यानी कि मिलिट्री, हमारा जो मिलिट्री आर्मी थ्रेट वो ज्यादा रहता था. दैट वाज हाउ इनिशियली जो हमारा वर्ल्ड शेप अप हुआ था. उस वक्त में यही मेन हमारे रहते थे कि भाई कौन सी कंट्री कब दूसरी कंट्री को इन्वेड कर देगी. मोस्ट ऑफ द टाइम द न्यूज वॉर, मतलब कि इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री वही रहता था. लाइक इफ वी टॉक अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी हैव कम टू नो दैट सम ऑफ द कॉलोनीज जो है वो ब्रिटिश से मतलब कि आजादी लेने के लिए अमेरिका को हेल्प किया था फ्रांस ने. दैट मीन्स एट दैट टाइम दैट वाज वन प्रॉब्लम. फ्रांस जो है इट हैड annexed some of the areas by नेपोलियन बोनापार्टे. देन जो आपके अदर एरियाज थे वहां पर भी आपकी लड़ाई होती थी. तो दिस वाज एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ द बाल्कन्स एरिया. हर एक सुपर पावर जो है उस एरिया को अपना बनाना चाहता था. तो जो सिक्योरिटी इन द अर्लियर पीरियड था दैट वाज मोर अबाउट द थ्रेट ऑफ वॉर, एनेक्शन, दैट वाज मेन. लेकिन अब हम जो कंटेम्पररी हम कहते हैं यानी कि आज का, दैट इज मोर अबाउट वॉर. ये तो एक सिक्योरिटी हमेशा रहता, मिलिट्री थ्रेट कहीं नहीं जाता है, बट इसके साथ हमारे और भी जो है देयर हैव बीन थिंग्स एडेड. लाइक आज हम लोग और कौन कौन सी चीजें, हम बीमारी, अभी रिसेंटली कोविड हैज गिवन दैट एग्जांपल, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स. देन आपके टेररिज्म, टेररिज्म पहले नहीं था, नाउ टेररिज्म इज अ थ्रेट, टेररिज्म इज अ थ्रेट. तो डिजीजेस, टेररिज्म, अब ये जो चीजें हैं ये एड ऑन हो गई हैं. pollution, pollution is one of the key element which is right now disturbing us. तो अब हम जो है now in this chapter we would be reading about the traditional notion, the modern notion and what has been done. That is the chapter security in the contemporary world. So I'm starting it with the notes only. What is security? मतलब freedom from threats, because human existence and the life of a country is full of threat. Security relates only to extremely dangerous threat, यानी कि those threat that could so endanger core values that would be beyond repair if we did not do to deal with the situation. मतलब सिक्योरिटी वर्ड हम तब यूज कर रहे हैं जब हमें ये पता है कि उसको डील करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. वरना अगर आज हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में दैट मे बी वेरी डिफिकल्ट.
सेकेंडली अब हमारा क्या है, वी हैव टू नोशंस, मतलब आपका जो है फर्स्ट ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले होता था, एंड अभी क्या है नॉन ट्रेडिशनल मॉडर्न अभी क्या। तो ट्रेडिशनल नोशन क्या है, एक्सटर्नल, मतलब basically threat is reserved or you can say related more to the external factors, और external factors हमारे क्या है, the greatest danger to a country is from the military threat. The source of this danger is another country which is threatening military action, endangers the core value of sovereignty, independence, territorial integrity, जो आपको मैंने अभी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्टे का जो बताया वो। इट ऑल्सो एंडेंजर्स द लिव्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। नेचुरल है कि अगर लड़ाई वॉर होता है तो दैट इज एक्ट दैट डेफिनेटली वुड बी हैम्परिंग द वर्क ऑफ नॉर्मल पीपल। सो क्या करते थे उस वक्त में, मतलब अगर एक मिलिट्री थ्रेट होता है, ये पेपर का क्वेश्चन है क्लास 12, इफ दिस मतलब कि अगर कोई थ्रेट ऑफ वॉर होता है तो गवर्नमेंट के पास क्या चारा होता है, व्हाट आर द चॉइसेस दे हैव। फर्स्ट, either they can surrender, second they can prevent the other side from attacking by promising to raise the cost of war to unacceptable। यानी कि अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो पता हो, देयर वाज देयर वाज एन एग्रीमेंट which was there in the chapter of हिटलर, हिटलर वाले चैप्टर में था ये, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो आपका मतलब कि जो ट्रेटी साइन हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेटी। क्यों? क्योंकि जर्मनी हैड टू पे सम बिलियंस ऑफ लिवर्स टू एज अ वॉर गिल्ट, उनको पे करना पड़ा। तो वो मतलब कि वो कर सकते हैं। तीसरा, टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर ब्रेक्स आउट, और खुद भी मतलब वापस अटैक करे। और अगर आप वापस अटैक कर रहे हो, जीत गए तो भी आपकी कैजुअलिटी है, हार गए तो भी। द गवर्नमेंट में चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर, बट दे विल नॉट एडवर्टाइज दिस एज द पॉलिसी ऑफ द कंट्री। कोई कंट्री बोलती है कि भाई हम सरेंडर करने वाले हैं, अगर आपको आपकी कंट्री बोलेगी तो आप क्या कहोगे, हम इतने कॉवर्ड हैं, आर वी सो कॉवर्ड। देयरफॉर सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग, मतलब कि ऐसा एक सिचुएशन ना ही आए तो वो बेटर है, और उसको हम लोग बोलते हैं डेटरेंस। दिस वाज देयर इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज राइट नाउ ओमिटेड, उसमें था आपका, इट इज कॉल्ड एज डेटरेंस, यानी कि लिमिट, आपको जो है प्रिवेंट करना कि वॉर लाइक सिचुएशन आए ही ना, एंड विथ लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस। डिफेंस हो गया जब आप लड़ रहे हो, और डिटरेंस इज व्हेन यू आर प्रिवेंटिंग, आप प्रिवेंट कर सकते हो, यू कैन प्रिवेंट थ्रू वेरियस मेजर्स। द वेरी मेजर मेजर इज नेगोशिएट करना। We don't want to go to a full-fledged war. We can negotiate why this is happening. The traditional security policy has a third component called balance of power. Now, what is this balance of power? Governments are very sensitive to the balance of power between their country and countries. They do work hard to maintain a favorable balance of power with other countries, especially those close by and those with whom they have differences, or with those with they had conflicts in the past. जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी सुपर पावर, इनफैक्ट इट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नाम। तो ये यहीं पर आता है आपका, दिस इज द को रिलेशन। नाम हमारा क्या था, वी जिनके साथ हम क्लोज थे, लाइक सोवियत के साथ में वी मेड अ ट्रेटी अग्रीमेंट, फ्रेंडशिप अग्रीमेंट, और जिनके साथ हमारा डिफरेंस था उनके साथ भी हमने फेवरेबल नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लाइक विद चाइना और पाकिस्तान।
A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power, although economic and technological power are also important as they are basis of our military power. वो भी जरूरी है हमारे लिए. A fourth and related component of traditional security policy is alliance building. यानी कि आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ मिलकर एक अलायंस बना लो. If you look into EU, if you look into EU, European Union, it is actually a kind of alliance, even though it is more economical alliance. अभी पढ़ोगे आप लोग, that is there in your syllabus also. But this is how they can prevent जो हमारे super blocks थे, that is आपका NATO and Warsaw, that was an alliance. What did NATO and Warsaw say? दोनों ने क्या बोला कि जो आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि कर रहे हैं विद यूएस, उनको दे वुड बी गेटिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुपर पावर एंड इन रिटर्न जो आपकी छोटी कंट्रीज हैं दे वुड बी शेयरिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज. दैट वाज द सेम विद वॉर्सो, यानी कि बिल्डिंग द अलायंस. Most alliances are formalized in written treaties and based on fairly clear identification of who constitutes the threat. Countries form alliances to increase their effective power related to another country or alliance. Alliances are based on national interest and can change when national interest change. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो भी सकता है कि वो हट जाए. Like many of the countries had जब उनको जो है लगा था तो रशिया से हट गए थे. So in the traditional view of security, the most threats to a country's security come from outside its border. That's because international system is rather brutal arena in which there is no central authority. UN is there, लेकिन आप पूरी तरीके से you cannot concentrate. The government in world politics there is no acknowledged central authority that stands above everyone. So each country has to be responsible for its own security. तो ये हमारा ट्रेडिशनल एक्सटर्नल के लिए जो है वो ये बोला जाता है. नेक्स्ट इज इंटरनल. मतलब ट्रेडिशनल में इंटरनल थ्रेट्स कौन कौन से होते थे उस वक्त में? क्या था? मोस्ट ऑफ द पीपल सिविलियंस जो है दे यूज टू मतलब कि स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका इंटरनल थ्रेट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. Traditional security must also therefore concern with internal security. The reason it is not given so much importance is that after Second World War, the most powerful countries on earth, internal security was more or less assured. After 45, the US and Soviet Union appeared to be united and could expect peace within their borders. Most of the European countries, specifically the Western one, faced no serious threat from group or community living within those borders. Therefore, these countries focus mainly threats on outside their border. As the colonies became free from late 1940, the security concerns were often similar to European powers. अब क्या था? Some of the newly independent countries like European power became members of Cold War alliances. They therefore had to worry about Cold War becoming a hot war. ये एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें हम बोलते हैं deterrence. As I had already told, this was about the Cuban Missile Crisis. It is called as Cuban Missile Crisis. क्यूबा के अंदर हुआ था. There were some differences which was going between US and Soviet, but that did not actually go into a full-fledged hot war against neighbor who might have joined the other side in the Cold War against the leader of alliances. अगर होता तो maybe it would have become a very big war. The Cold War between the two superpowers was responsible for approximately 1/3 of all the war
in the post Second World War period. Most of these were fought in the Third World. Third World हमारे वाला जो मतलब कि those who had got the independence later on. Just as the European colonial power feared violence in the colonies, some colonial people feared after independence they might be attacked by their former rulers. They had to prepare themselves to defend themselves against an imperial war. The security challenges facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from what Europe faced. Pehla, the new countries face prospect of military conflict with neighboring countries. हमारे साथ भी था, किसी के साथ भी था. Any country which got its independence later in the second half, उनको सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उनका पड़ोसी ही उनके साथ में उनके साथ दिक्कत कर सकता है. For another, they had to worry about internal military conflict. जैसे पाकिस्तान है, वहां पर these countries face threat not only from outside, mostly from neighbors, but also from within. जैसे आपकी coups हुए थे, the coups which took place in Bangladesh or in Myanmar or in Pakistan, they are all the one. Many newly independent countries came to fear their neighbors even more than they feared the US or Soviet or the former colonial powers. They quarreled over border territories and control of people and population, or all of these simultaneously. For these new states, external war with neighbors and internal wars pose a serious challenge. Why? Internally, the new states worried about threats from separatist movement. जैसे आपके हमारे इंडिया के अंदर ही पंजाब वाला अगर आप सिस्टम देखते हो, which we would be studying in the second book, that was a separatist movement. सेपरेटिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? सेपरेट, सेपरेट, यानी कि दे वांटेड दैट देयर दैट पर्टिकुलर रीजन शुड बी, अब मतलब उनके लिए होना चाहिए. तो दे वांटेड, अगर ऐसा होता तो दैट वुड हैव बिकम इन, मतलब देयर माइट हैव बीन अ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के अंदर. जब आप पंजाब वाला पढ़ोगे ना तो यू विल बी, मतलब आई हैव विटनेस्ड इट, सो आई कैन टेल दैट the chill runs down my spine, क्योंकि that is a very big threat. और अगर आपके देश के अंदर ही इतनी चल रही है तो बाहर से आपको अटैक करने वाले तो होंगे ही होंगे, बाहर से तो आपको आएंगे ही आएंगे. Sometimes the external and internal threat merge. A neighbor might help or instigate an internal separatist movement. जैसे we always say, इंडिया के अंदर कुछ होता है तो it is always instigated by some external one. This also leads to serious tensions. This has been the, one of the what you call as key areas जहां हमने पढ़ा है. Second is, so now what we have done, traditional security and cooperation. What we have done, these limit in traditional security there is recognition that cooperation in limiting violence is possible. पहले हमने यही सोचा है ट्रेडिशनली कि अगर हम कोऑपरेट करते हैं इन लिमिटिंग द वायलेंस, मतलब दैट इज पॉसिबल. These limits relate to both the ends and means of war. It is now an almost universally accepted view that countries should go to war only for the right reasons, primarily self-defense or protect other people from genocide. मतलब अब माना जाता है, अब लोग समझते हैं कि या तो भाई वॉर करना एक सिचुएशन है तो वॉर करो, या अगर आपको लगता है कि किसी कंट्री के अंदर जेनोसाइड है, जेनोसाइड मतलब मास किलिंग, then you should wage a war. War must also be limited in terms of the means they are using. Second World War is one of the examples for that, because that was nuclear fission which actually destroyed the entire world. Armies must avoid killing, hurting non-combatants as well as unarmed and surrendering combatants. उनके साथ नुकसान नहीं करना चाहिए, और अगर कोई सरेंडर करता है
उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए. They should not be excessively violent. Force must in any case be used only after all alternatives are failed. In fact, हमारा जो इंडियन पिनल कोड का एक मतलब वो भी ऐसा ही है कि we use it only when we don't find a direct answer. Traditional view of security do not rule out other forms of cooperation. For example, the most important is disarmament. जो आपके एनपीटी सीडीपीटी सीटीपीटी साइन हुए थे ये सब इसी में था कि कम से कम डिसआर्म मतलब आर्म रखो ही मत आर्म्स या फिर अगर आप रख रहे हो तो इट शुड बी कंट्रोल देयर शुड बी कॉन्फिडेंस disarmament requires all states to give up certain kinds of weapons कुछ आपके जो weapons हैं आप उसको छोड़ दो so that it doesn't destroy. For example, the 1972 Biological Weapon Convention, 1992 Chemical Weapon जो है उन्होंने ऐसे weapons को जिससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है वो ना यूज करो. And around 155 states acceded to BWC and 180. यानी कि most of the people have agreed. But the superpowers US and Soviet Union did not want to give up third type of weapons of mass destruction, जिसको हम लोग कहते हैं WMD, namely nuclear weapons. So they persuaded arm control, जो आपके treaties हैं. Arm control regulates acquisition or development of weapons. The Anti-Ballistic Missile Treaty in 72 tried to stop the US and Soviet from using ballistic missiles as a defensive shield to launch a nuclear attack. While it did allow both countries to deploy a limited number, it stopped them from large-scale production. The US and Soviet Union signed a number of other arm control जिसके अंदर आपका स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन आपके एनपीटी सीटीबीटी ये सारे के सारे थे. एंड दीज वर ऑल एज आई सेड द फर्स्ट चैप्टर में था ये सारा आपका मतलब इन लोगों ने ये यूज किया था ताकि आने वाले टाइम में नो कंट्री इज यूजिंग दीज वेपन्स इन मतलब कि अगेंस्ट सो दैट द डिस्ट्रक्शन इज लेस. द एनपीटी जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ऑफ 1968 जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया था नीदर इट साइंड एनपीटी नॉर आपकी सीटीबीटी. दैट इज बिकॉज इंडिया को लगा था कि जिन ये और ये मैं आपको बार बार शायद उस चैप्टर में भी मैंने बताया था कि इट अलाउस द सुपर पावर्स एंड ऑल दोज कंट्रीज जिन्होंने 67 से पहले मैन्युफैक्चर किया था उसके बाद उसने जो है अलाउ नहीं किया था. But India did not sign it because India wanted to be self-reliant in science and technology, not because it wanted to use. It regulated the acquisition of nuclear weapons. Those countries that had tested and manufactured nuclear weapons before 67 were allowed to keep the weapons, and those had not were to give up the right to acquire them. The NPT did not abolish nuclear weapons. Rather, it limited the number of countries that could have. But still, it was discriminatory. क्यों? क्योंकि nuclear weapons का जो आपका manufacturing होता है ना, that is something about science. Traditional security also accepts confidence building as a mean of avoiding violence. Means where the countries share ideas, information with their rivals. They tell each other about their military intention. मतलब भाई अगर हमने बॉर्डर पे किसी को खड़ा किया तो they are also informed to some extent. It should not be that they feel it as a threat. उनका कहने का मतलब है उनको उसे threat नहीं समझना चाहिए. This is a way of demonstrating that they are not planning a surprise attack. They also tell each other about the kind of forces they possess. They may share information where those forces are deployed. RAW and जो आपका ISI है, in many areas they work together. In short, confidence building is a process designed to ensure rivals do not go to war through misunderstanding or misperception.
भाई वहां पे इफ दे हैव डन समथिंग, इट शुड नॉट बी कि वो हमें ही अटैक कर रहे हैं, दैट माइट बी सम अदर रीजन, बट दैट दे हैव टू शेयर विद अस. Now, what is non-traditional notions? Non-traditional notions of security go beyond military threats to include a wide range of threats and dangers that is affecting the condition of human existence. It proponents of non-traditional security reply not just the state, but we individual, community, the whole humankind have मतलब कि हम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है हमारा. It have been called human security or global security. It is not about the border. It is about protecting the people who are living there. All proponent of human security agree that its primary goal is to protection of individual. Hence, there are differences about precisely what threat individual should be protected from. Proponents of narrow concept of human security on violent threat to individual, as former UN Secretary General Kofi Annan say, the protection of community and individual from internal violence. अगर आपकी कंट्री के अंदर लड़ाइयां चल रही, सिविल वॉर चल रहा है, खून खराबा चल रहा है, what will happen? It would hamper the daily work. तो जो नैरो में है वो लोग, उनका मानना है, जिनकी मतलब जो उनका मानना है दैट इज ओनली ऑन वायलेंट थ्रेट टू इंडिविजुअल्स, वेयरएज जो ब्रॉड कंसेप्ट है वो कहते हैं इट आल्सो शुड इंक्लूड हंगर, डिजीज, natural disasters, because these kill far more than war, genocide and terrorism combined. मतलब इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. दे आर ऑल्सो अ थ्रेट टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इससे भी हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. सिक्योरिटी इज नॉट ओनली बॉर्डर फोर्सेस, सिक्योरिटी इज ऑल्सो फ्रॉम ऑल दीज. Human security policy, they agree, should protect people from these threats as well as from violence. Yani it encompasses economic security and threat to human dignity. The idea of global security जो 1990s में आया था, it is global nature of threats such as global warming, international terrorism, health epidemics, bird flu, etc. क्योंकि इसको एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती है. One country may have to disproportionately bear the brunt of a global problem such as environmental degradation. Like in the first आपका जो अर्थ समिट हुआ था, then one more was there in Copenhagen. In both फर्स्ट वाले में तो there was only an agreement, agenda 20, but लेटर ऑन जो हुआ था उसके अंदर ये बोला गया था कि मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड जो है, दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और वो गलत भी नहीं था. दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास हम लोग जो है वी आर मोर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी. बट ऑन द अदर हैंड ब्लेमिंग ओनली द थर्ड वर्ल्ड इज समथिंग रॉन्ग. We have to come for something in between. अब न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट क्या क्या है? फर्स्ट इज ऑलरेडी मिलिट्री, सेकेंड इज वायलेंस विद इन द कंट्री, वो तो ऑलरेडी आपके हैं. देन इट इज ऑल्सो नाउ हंगर, डिजीज, ये भी है. But the non-traditional conception, both human security and global, focus on changing nature of threat to security. First, terrorism. टेरर का मतलब क्या होता है? टेररिज्म, क्रिएटिंग टेरर इन पीपल. आप कभी टेररिज्म का कोई भी एक वो लेकर देखो, असैसिनेशंस को नहीं लेना, टेररिज्म को. You would see that whenever there has been a terrorist attack, it has been the common people who have been affected, not the government. It is not the areas where government is there. It is only the common people who are there, because वो उनको टेरराइज करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए.
Terrorism refers to political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately. International terrorism involves their citizens or terrorism territory of more than one. जैसे आपका WTO जो आपकी वर्ल्ड ट्रेवल उस पे हुआ था, that terrorist groups seek to change a political context or condition that they do not like by force or threat of force. So, civilian targets are usually chosen to terrorize the public and use unhappiness of the public as a weapon against national government. अपनी बात मनवाने के लिए वो मतलब क्या करते हैं, क्राउडेड प्लेस के अंदर ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे कि भाई गवर्नमेंट डर के उनकी बात को मान ले, like hijacking a plane or bombing, which is very common. आप देखिए कभी भी if you see no people, no person from the public would be from the government would be involved. It would be the common people. Since 11 September 2001, when terrorists attacked the World Trade Center in America, the governments and public have paid more attention to terrorism, though terrorism itself is not new. पहले भी था, लेकिन अब उसका एक प्रॉपर वे आ चुका. इंडिया के अंदर तो टेररिज्म वाज राइट एट द पीक एट द 1980s पीरियड. जो आपका पंजाब वाला था, वहां हमने पहली बार ये वर्ड सुना था, टेररिज्म. That was the worst period, as I said, in the human history of India, when people were scared to even step down. मतलब वो एक ऐसा पीरियड था, if people from Delhi is मतलब कि traveling to say Punjab, the person may not know कि whether the person would come back or not. buses attack हो जाती थी. That is one. Human rights have come to be classified into three. First is freedom of speech and assembly, economic and social, and colonized people or indigenous minorities. इनके लिए तो we have classification. There is no agreement on which set of rights should be considered universal human right or what international community do when rights are violated. जैसे हमारे यहाँ Amnesty International is there, National Human Rights Commission is there. तो कोशिश तो की जाती है कि सम ऑफ द राइट्स जब उनको, टेररिज्म इज वन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, थर्ड इज ग्लोबल पॉवर्टी. इसके लिए यूएन एंड मतलब कि जो अदर एजेंसीज हैं, दे आर वर्किंग. हाई पर कैपिटा इनकम, लो पॉपुलेशन मेक रिच स्टेट्स और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिच इन, लाइक आपका यूएस. Whereas low income and high population reinforce each other to make poor states and poor groups get poorer. Globally, this disparity contributes the gap between north and southern countries of the world. आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देख लो. Just see. North America is what we see in watch in the movies. North America is what we dream about. And Latin America, South America, Caribbean islands, आज भी आप देख लो वहां पर. Within the South, disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down population growth, raise income, but सारे नहीं कर पा रहे हैं. Like China had adopted the policy of one child, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन आपका सबसे ज्यादा था, तो उन्होंने वन चाइल्ड, अब तो उन्होंने हटा दिया, बट एक टाइम पर उन्होंने इस वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, सो दैट दे आर एबल टू कम्बैट दिस सिचुएशन. Poverty in the south has also led to large scale migration to seek a better life, especially better economic opportunities. This has created international political frictions, क्योंकि international law and norm make a distinction between migrants and refugees. मतलब जो अपनी माइग्रेंट्स होते हैं, जो अपनी कंट्री को छोड़कर चुपके से दूसरे देश में जाते हैं. रेफ्यूजीज जो मतलब कि ड्यू टू वॉर या नेचुरल डिजास्टर दे हैव टू सीक द शेल्टर. रेफ्यूजीज के लिए दे अलाउ बिकॉज वो मजबूर है. बट अगर आप माइग्रेंट्स कहो तो व्हाई शुड दे अलाउ? इंडिया के अंदर भी दिस प्रॉब्लम हैज बीन अ वेरी बिग मतलब की प्रॉब्लम.
While refugees leave their country of origin, people who have fled their homes but remain within national border are called internally displaced. Like हमारे यहाँ पर जो कश्मीर पंडित है, तो रेफ्यूजीज जो है उनको एक्सेप्ट करना ठीक है। इंडिया के अंदर भी जो 1971 वाला जो वॉर हुआ था, तब हमने एक्सेप्ट किया था। लेकिन माइग्रेंट्स होते हैं जिनको वहां पर मतलब ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस, मे बी लाइक आपके बांग्लादेश का वॉर ही ले लो, उस वक्त में लोग वहां को छोड़ के आ रहे थे बिकॉज देयर वॉज इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल वायलेंस, दैट बिकम्स अ थ्रेट। क्योंकि कोई भी कंट्री से दूसरा इंसान अगर इस तरीके से आएगा एंड इफ ही डजंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, ही बिकम्स अ थ्रेट टू द नेशन बिकॉज ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। एंड फिर इतने लोगों को खिलाना पिलाना, इट इज नॉट इजी। वो इकोनॉमिकली भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट। यानी कि ग्लोबल पॉवर्टी एक थ्रेट है, माइग्रेशन पॉवर्टी ये भी एक थ्रेट है आज की डेट पर। देन हेल्थ एपिडेमिक्स, इसके अंदर वी कैन ऑल्सो एड द रीसेंट पैंडेमिक, जैसे आपके HIV एड्स, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू वॉज वन ऑफ द वेरी कॉमन एट वन टाइम। सार्स, ये तो अब, और ये कैसे फैलते हैं आपको पता है कोविड कैसे फैला था? One country's success or failure to limit the spread of these disease affect the infection in other country. Smallpox कैसे फैला था? इन स्पेन से स्पैनिश जो लोग थे, दे हैड गॉन टू अमेरिका, एंड जो स्पैनिश थे दे हैड द रेसिस्टेंस टू चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एंड व्हेन दे रीच्ड अमेरिका, वहां पर दे डिड नॉट हैव द रेसिस्टेंस, तो अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज पेरिश, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और स्पैनिश लोगों ने वहां पे किया। इट बिकम्स वेरी इजी। और फिर अफेक्शन, मतलब कि एक बार इन्फेक्शन आपका एक देश से दूसरे देश में जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। In North and other industrialized country, new drug therapies dramatically lowered the death from HIV. But these treatments were too expensive to help poor regions like Africa. वहां पर और प्रॉब्लम होती है। Since the late 1990, Britain has also lost billions of dollars of income due to outbreak of mad cow disease, बर्ड फ्लू, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। सच एपिडेमिक्स आपका वैसा सेम जो है, इट वाज देयर इन साउथ अफ्रीका आल्सो। आपके मतलब जो हॉर्सेस थे, दे हैड गॉन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और वहां पर जाकर द हॉर्सेस वर हैविंग सम डिजीज। हॉर्सेस के वहां जाने की वजह से, बीमार हॉर्सेस, वहां के कैटल, 90% कैटल वहां पे पेरिश हो गए थे। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। Such epidemics demonstrate the growing interdependence of states, making their border less meaningful than in the past and emphasize need for international cooperation. इससे क्या पता लग रहा है कि हमें कोऑपरेट होकर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए rather than putting our problems on border disputes. Everything could become a security issue. To qualify as a security problem, therefore, an issue must share a minimum common criterion, say of threatening the very existence of referent, though the precise nature of this threat may be. मतलब कोई भी चीज सिक्योरिटी इशू बन सकती है, लेकिन उसको हम सिक्योरिटी इशू कब बोलते हैं? नॉट बिकॉज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, दैट्स नॉट अ सिक्योरिटी इशू, बट इफ द सिक्योरिटी इशू इज, if this security issue is threatening the existence of particular place, particular group, उसकी वजह से हो सकता है कि पूरा का पूरा कोई जगह खत्म हो जाए, then it becomes a security issue. For example, the Maldives may feel threatened by global warming, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पार्ट सबमर्ज हो रहे हैं, whereas for countries in southern Africa, HIV AIDS. In 1994, the Tutsi tribe in Rwanda faced a threat to its existence as nearly 5 lakh of its people were killed by rival Hutu tribes. So that was one. उसमें हम लोगों को मतलब the world had to intervene. ऐसा ही आपके यूगोस्लाविया वाले में भी हुआ था।
So the world had to intervene. Cooperative security. Military force may have a role to play in combating terrorism or enforcing human rights, but it is difficult to see what force could help alleviate poverty, manage migration. मिलिट्री फोर्स से हम टेररिज्म को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स जो हमने ऊपर पढ़े उनको कर सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी के लिए हम मिलिट्री फोर्स को यूज नहीं कर सकते हैं ना. फॉर मोर इफेक्टिव इज टू डिवाइस स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन. मीन्स ट्राई टू दो मिलके करें किसी भी थ्रेट को सॉल्व करने के लिए. लाइक व्हेन अ कंट्री इज ऑप्टिंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो दैट कंट्री में ऑल्सो एंगेज अदर कंट्रीज, उनको जो है जॉब प्रोवाइड करे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. दे कैन हेल्प थ्रू द मेडिकल एड्स, दे कैन हेल्प थ्रू अदर एड्स. Cooperative security may also involve a variety of other players like UN, WHO, IMF, जो मिलकर कोशिश करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी को देखता है, WHO या जो स्वयं के WHO वगैरह जो है, यूएन के जो आपके यूएनडीपी, वो आपके नॉर्मल वाले जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स है उनको देखता है. वर्ल्ड बैंक, IMF इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखता है. Cooperative security may involve the use of force as a last resort. The international community have to sanction the use of force to deal with government that kill their own people or ignore the misery of their population who are devastated by poverty, disease and catastrophe. कई जगहों पर यूएन मतलब कि कंपल्सरीली वो जाता है. इट मेक्स दैट इज व्हाई यूएन के आपके जो ऑर्गन्स हैं, दे आर देयर इन ऑल द कंट्रीज. लाइक इट्स अ हाईली रेटेड इन साउथ अफ्रीका के कुछ एरिया जहां मल नरिशन इज देयर. सो वहां पर ये जो यूएन है या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, वो लोग करते हैं कोशिश. इट मे हैव टू अग्री टू द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड दोज हु हार्बर. आईसीजे यही काम देखता है. कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एट अ लास्ट रिजॉर्ट. अगर किसी भी बात से नहीं मानता है किसी कंट्री में, तब वो लोग जो है फोर्स को यूज करने की कोशिश करते. द इंटरनेशनल कम्युनिटी मे हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स टू डील विद गवर्नमेंट दैट किल देयर ओन पीपल. कई बार होता है ऐसा. तो नाउ व्हाट इज इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? हम लोगों ने कई बार पढ़ा है. हमारा सबसे पहला ही रहा है नो फर्स्ट यूज, बट एट द सेम टाइम वी हैव नेवर बीन सिटिंग आइडल when others forced us. चाहे वो हमारा ब्लू स्टार ऑपरेशन रहा हो या फिर आपका डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन रहा हो, इंटरनल एक्सटर्नल, वी हैव ऑलवेज बीन. बट एट द सेम टाइम इंडिया ऑल्सो एडवोकेट्स पीस. India has faced traditional, non-traditional threat to its security that has emerged from within as well as outside its border. हमारा 65 वाला जो वॉर है, पाकिस्तान की जो वॉर है, वो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं. एंड इंटरनल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंड यू आर गोइंग टू रीड इट in your next chapters in second book. The first component was strengthening its military capabilities because India has been involved in conflicts with neighbors like Pakistan 47, 48, 65, 71, 99 and China in 62. Since it is surrounded by nuclear armed countries in the South Asian region, India's decision to conduct nuclear test was justified by Indian government क्योंकि वो चाहता था कि अपने आप को वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग रखे. कभी ऐसा हुआ तो दे कैन ऑल्सो यूज इट. पहले उन्होंने डिवाइस किया था 74. The second is to strengthen international norms and international institution to protect its security interest. The first Prime Minister supported the cause of Asian solidarity, decolonization, disarmament, and UN as a forum. India was one of the few members who had joined UN in the very beginning of its inception in October 1945. तभी हमने ज्वाइन कर लिया था. Then we have also been supporting. India also took initiative to bring about universal and non-discriminatory non-proliferation regime.
हमने एनपीटी सीटीबीटी साइन करने से मना किया था, बिकॉज इंडिया वांटेड ऑल कंट्रीज शुड हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. इट argued for equitable new international economic order. यानी जो आपके स्मॉल कंट्रीज हैं, नॉट ओनली दैट दे शुड बी गिवन द चांस टू प्रोटेक्ट, मतलब कि टू अपने आप को, बट जो आपके बिगर कंट्रीज है, एनआईईओ जो है वो यही बताता है, जो बिगर कंट्रीज हैं दे शुड प्रोवाइड द मार्केट जहां पर हम लोग जो है उन चीजों को लेकर जा सकते हैं. देयर शुड बी कोऑपरेशन. द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज अ कोऑपरेशन. Most importantly, it used non-alignment to carve out area of peace outside the bloc politics of the two super. India joined 160 countries and have signed and ratified the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol is an international treaty signed in the city of Kyoto, Japan. And it is an international treaty on peace. It was signed in Japan, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse gases to check global warming. Indian troops have been sent abroad on US peacekeeping missions, जो हम already पहले भी पढ़ चुके हैं. The third component, अभी जो आपको मैंने बताया था, Indian security strategy is geared towards meeting security challenges within the country. Several militant groups from areas such as Nagaland, Mizoram, Punjab, Kashmir, among others, have from time to time sought to break away from India. Kashmir issue, all of you know. Punjab issue, you don't know, but we would be studying it in the second book. It's a very interesting topic. I'll be adding many things which practically we know. That was the one which we call as Blue Star Operation. That was demanding of separate Khalistan. India has tried to preserve national unity by adopting a democratic political system which allows different communities and group of people to freely articulate their grievances and share political power. कोशिश तो यही है कि all the states, all the union territories should have the powers to rule over themselves. Finally, there has been an attempt in India to develop its economy in a way that vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery, and huge economic inequalities are not allowed to exist. इसके लिए उन्होंने जो है अपने कुछ वो बनाए हैं, सिस्टम बनाए हैं. लाइक इफ यू लुक इनटू द फर्स्ट, मतलब जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे, 5 ईयर प्रोग्राम्स थे, दैट वाज वन. देन अगर हम लोग इंदिरा गांधी का पीरियड देखते हैं तो उस वक्त में गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, दैट वाज सेकंड. देन तीसरा आपके जो रिजर्वेशंस है हमारे इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, दैट इज आपका इकोनॉमिक. देन जो करंट इकोनॉमिक जो हमारा एनडीए गवर्नमेंट है, इट हैज ऑल्सो बिल्ट अप अ रोड मैप. आपका उन्होंने जो अभी आपका प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग बनाया है. तो इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन दैट वे जहां पर everyone is getting the opportunity and lifted out of the poverty. So India has always been, अगर हम security threat बोलते हैं तो India has always supported international peace, and of course it has tried to protect itself from all kinds of threat which has been either border conflict. हमारा पहले इतना नहीं था, जो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा. इफ यू आर लिविंग इन अ टेरिटरी, आपको भी पता है देयर कैन बी any, but it has tried to negotiate. Whenever there has been a warlike situation, India has always there has been a situation of warlike, India has tried not to use the power. अपने पावर को यूज ना करने का ही कोशिश जो है वो इंडिया ने किया है. बट इन अ नटशेल इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी. पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिक्योरिटी हम किसको कहते हैं. तो सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है
when you are talking about a threat which can endanger the life. तो सिक्योरिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल, मिलिट्री थ्रेट. तो मिलिट्री थ्रेट आपका होता है व्हेन देयर इज एन अटैक फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रॉम एनीवन, वो आपका मिलिट्री, जिसके अंदर आपकी कंट्री की टेरिटरी को जो है एक्वायर करने की कोशिश की जा सकती है. सेकेंडली, देयर माइट बी थ्रेट विच मे किल द पीपल इन, दैट कैन बी देयर. देन देयर आर सम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अभी जो हमारा करंट है उसमें एडेड ऑन है मिलिट्री, और ये अब थोड़े पुराने हो चुके हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नाउ सेटल एंड दे वांट टू लुक इनटू देयर ओन इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है उनको देखना चाहती है. एंड नाउ टेररिज्म, हंगर, पॉवर्टी, पैंडेमिक्स, ये सब जो है दे हैव बीन एडेड. फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि व्हाट इज इंडियाज अप्रोच टू ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट. तो बॉर्डर थ्रेट के लिए वी हैव बीन ट्राइंग नॉट टू इन्वॉल्व, बट बिकॉज इंडिया हैड टू फेस सच डिजास्टर सिचुएशन, तो इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर एम्पावर कर रखा है. 74 एंड 1990 में कर रखा है ऑलरेडी. दे हैव डन इट. Though it is also supporting the UN Security Council, it is also supporting the peace treaty, it is also supporting all kinds of, plus जो आपके internal threats हैं उसको it has been combating through various approaches. If we talk about Mizoram, Nagaland, that was a period आपने पढ़ा था कि when they were not recognized, उनको recognize करने की कोशिश की गई. अभी भी देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स, उनको कोशिश की जा रही है. वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब, उसको मतलब कि इट वाज पीसफुली, इट वाज नॉट एग्जैक्टली पीसफुली बट ट्राई टू सॉल्व इट. देन आपके नेक्सलाइट मूवमेंट, उनको भी कोशिश की गई. तो इंडिया इज ट्राइंग टू कम्बैट ऑल दीज सिचुएशंस इन अ पीसफुल मैनर, और जहां लगता है दे हैव टू यूज द फोर्स, दे हैव ऑल्सो यूज द फोर्स. ऐसा नहीं है कि उन्होंने फोर्स यूज नहीं किया है. they had to use a force, they used it, but tried to combat, and it has been contributing using various forms like Kyoto Protocol जो है which was signed in the in Japan is basically for the greenhouse emission. India is one of the staunch supporter कि pollution के खिलाफ अपनी आवाज हमें उठानी चाहिए, and it is also trying to मतलब कि टैकल दीज प्रॉब्लम्स थ्रू वेरियस मेजर्स. लाइक इंडिया के अंदर जो ईवी व्हीकल्स हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि व्हाई वी आर मैन्युफैक्चरिंग और वी आर मतलब कि गिविंग सब्सिडी और वी आर एनकरेजिंग ईवी व्हीकल्स. दिस इज वन ऑफ द रीजंस. तो दिस इज व्हाट वी से द सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड. तो इसके अंदर हम बेसिकली ये पढ़ते कि पहले सिक्योरिटी का क्या मीनिंग था, धीरे धीरे उसके मीनिंग्स क्या चेंज हुए, एंड व्हाट इज करंटली व्हाट वी कॉल एज सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड. So that's the chapter, security in contemporary world.